हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस 90 प्लस मार्क्स। आज का हमारा टॉपिक है नियो, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12th क्लास, आज का हमारा टॉपिक है नियो, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इस बार ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी आया था और इसके ऊपर काफ़ी बार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको इसको बहुत आराम से समझना पड़ेगा। और याद रखना, इसमें रट्टा मारो इससे पहले इसको समझ लो थोड़ा सा। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी इसको क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट बोल देते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। बात वही है, आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, यहां पर एक ही बात आती है। तो आपके सामने नियो आ जाता है तो इसका मतलब यही रहेगा, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले इस टॉपिक की गहराई को समझो, इसके अंदर जाओ कि आखिरकार पुरानी में क्या कमियां थी। मतलब विश्व में एक पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी, तभी तो नई की मांग उठी। अब पुरानी में क्या कमियां थी, जब तक हम उसको नहीं पकड़ेंगे तब तक आप नई के लिए क्यों जा रहे हो ये नहीं पता लगेगा। कई बार आ जाता है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांगे क्यों उठी, इस नियो की मांग क्यों की गई, तब आपके सामने ये वाले पॉइंट है और इनको यूज करोगे। विकसित देशों के पक्ष में थी पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, केवल विकसित देशों के पक्ष में थी या विकसित देशों के ही पक्ष में रहती थी। विकासशील देशों के लिए कुछ नहीं सोचा जाता था। तो सबसे पहली कमी क्या थी, विकसित देशों के पक्ष में थी। दूसरा, लाभ विकसित देशों को मिलता था। पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सारा लाभ मतलब जो बेनिफिट हो रहे हैं, जो कमाई हो रही है, वो सारी की सारी केवल विकसित देशों को मिलती थी। उसका लाभ विकासशील देशों को नहीं मिलता था। और पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सारे हित, सारे फायदे, और अगर 4 नंबर में आ जाता है कि अलग अलग बताओ, तो आप हित और फायदों को अलग अलग बांट के बता दोगे। सिंपल। पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सारे हित विकसित देशों ने कब्जा रखे थे, अपने पक्ष में कर रखे थे, और सारे फायदे अपने लिए सुरक्षित कर रखे थे। विकासशील देशों को ना हित मिलता था, ना उनका फायदा मिलता था। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि विकासशील देशों को पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कुछ भी नहीं मिल रहा है। ना वो उनके पक्ष में है, ना लाभ मिल रहा है, ना उनका हित है, ना फायदा है, कुछ भी नहीं है विकासशील देशों का पुरानी में। तभी वो किस चीज की मांग कर रहे हैं, नियो की। वो कह रहे हैं कि पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नियो या नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए, ताकि अब ये जो लाभ, सुरक्षित, ये फायदे, ये पक्ष, ये समाप्त होकर ये विकासशील देशों को भी मिले। इसके लिए किसकी मांग हो रही है, नियो की। तो आपने नियो के फुल फॉर्म को जाना, पुरानी की कमियों को जाना, और नई की मांग क्यों हो रही है ये इससे पता चल गया, क्योंकि पुरानी में कमियां थी। और विकासशील देश किसकी मांग कर रहे हैं, नियो की, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की। अब करते हैं इसकी स्थापना के प्रयास। तो 12th क्लास, नियो के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, नियो की स्थापना के लिए क्या क्या प्रयास हुए। देखो, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। गुटनिरपेक्ष देशों ने प्रयास किए, विकसित देशों ने किए, विकासशील देशों ने किए, लेकिन अभी हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नियो की स्थापना के लिए किए गए प्रयास, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए किए गए प्रयास। सबसे पहला है अंकटाड द्वारा किया गया प्रयास। अब ये अंकटाड का 1 नंबर में फुल फॉर्म आ सकती है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। व्यापार एवं विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस सम्मेलन को बोला जाता है। ट्रेड, व्यापार को, डेवलपमेंट, विकास को। तो व्यापार और विकास के लिए हिंदी में आ गया संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये 1972 में हुआ सम्मेलन, 1972 में सम्मेलन हुआ। इसमें जो स्थापना के लिए प्रस्तावित, नियो की स्थापना के लिए प्रस्तावित सुधार, जो उन्होंने कुछ सुधार
प्रस्ताव को पास किया वो अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो 12th क्लास अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया नियो की स्थापना के लिए अंकटाड, संयुक्त राष्ट्र विकास और व्यापार के लिए सम्मेलन हुआ 1972। उसने प्रस्ताव क्या पास करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट आपको, इन चारों पॉइंटों को बहुत अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि यही सारे प्रयास बाकी देशों के द्वारा भी हुए। तो हम इन चारों के अंदर ही सबका एक्सप्लेनेशन जान लेंगे, इसलिए चारों को ध्यान से सुनना। पहला, अल्प विकसित। अब मैं जो बात कह रहा हूं, क्योंकि बोर्ड में बार बार अल्प विकसित और विकासशील लिखना एक ही बात है, तो जहां जहां मैं अल्प विकसित कह रहा हूं उसका मतलब है उसके साथ विकासशील देश भी शामिल है। जहां जहां मैं अल्प विकसित कह रहा हूं उसके साथ विकासशील देश भी शामिल है। तो अल्प विकसित और विकासशील देशों को अपने संसाधनों पर नियंत्रण होगा। अब इस संसाधनों पर नियंत्रण को समझो। क्या है कि जैसे पुराने जमाने से एक ठर्रा चला रहा था, बड़े शक्तिशाली देश आते थे, छोटे कमजोर विकासशील देशों पर कब्जा करते थे, कब्जा करके उनके संसाधनों का, उनके कच्चे माल का अपने लिए प्रयोग करते थे। और यह व्यवस्था बाद में भी चलती रही। कहने को तो छोटे देश आजाद हो गए, वे विकासशील देश, अल्प विकसित देश कहने को आजाद हो गए, लेकिन उनका अपने संसाधनों पर नियंत्रण नहीं आ पाया। बड़े विकसित देश आए, उनके संसाधनों को खरीदकर सस्ते दामों पर ले जाते रहे, अपने उद्योगों में इस्तेमाल करते रहे। तो अंकटाड के द्वारा पहला प्रस्ताव यह रखा गया कि विकासशील देशों का अपने संसाधनों पर पूरा नियंत्रण होगा और विकसित देश उसका शोषण नहीं कर पाएंगे। विकासशील देशों का, अल्प विकसित देशों का अपने संसाधनों पर पूरा नियंत्रण होगा और विकसित देश उनके संसाधनों का, उनके कच्चे माल का शोषण नहीं कर पाएंगे। यह पहला प्रस्ताव था। अब दूसरा, अल्प विकसित देशों के सामान की पहुंच। अब देखो सामान, देखो मान के चले कि एक अल्प विकसित देश ने, एक विकासशील देश ने कुछ सामान बनाया, लेकिन उसको विकसित देश अपने देश में आने ही नहीं दे रहे हैं, बिकने ही नहीं दे रहे हैं, तो उसके सामान की पहुंच, एक विकासशील देश के सामान की पहुंच विकसित देश तक पहुंची नहीं, उसे बाजार में आने ही नहीं दे रहा है और वहां से अपना माल बेच रहा है। इससे तो विकासशील देशों को कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए दूसरा प्रस्ताव पास किया गया कि अल्प विकसित और विकासशील देशों के माल की, सामान की पहुंच विकसित देशों के बाजार तक बनाई जाएगी, जिससे विकासशील देशों को भी सामान बेचकर लाभ मिले। तीसरा पॉइंट, विकसित देश या यूं कह लो पश्चिमी देश। मैंने पहले भी बताया था, विकसित देश में ज्यादातर पश्चिमी देश इसलिए बोला जाता है, ये पश्चिमी देश वही पश्चिमी यूरोप और अमेरिका वगैरह आते हैं। तो विकासशील देश जो तकनीक मंगाते हैं, जो विकासशील देश या विकसित देश तकनीक मंगाते हैं, खरीदते हैं विकसित देशों से, कोई माने कोई मशीन खरीद रहे हैं, कोई बड़ी तकनीक खरीद रहे हैं, तो विकसित देश ना उसमें बड़ी मनमानी चलाते हैं अपनी, उनको शर्तों पर बेचते हैं कि आप हमसे अगर कोई तकनीक ले रहे हो तो हम इतने पैसे लेंगे, बदले में आपको हमसे सामान लेना पड़ेगा। वो शर्तों पर को में लाद लाद कर विकासशील देशों को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। अब तकनीक तो चाहिए, अगर विकास करना है तो आपको तकनीक चाहिए ही चाहिए। जितनी ज्यादा नई तकनीक उतना ज्यादा आप तेजी से विकास करोगे। मोबाइल फोन आजकल स्मार्ट हो गया, हमारे ज़माने में आदमी स्मार्ट होते थे, आजकल मोबाइल फ़ोन स्मार्ट है। और टेक्नोलॉजी कितनी स्मार्ट होगी, तकनीक कितनी स्मार्ट होगी कि आप घर बैठे एक यूट्यूब से भी चलो देख रहे हैं। पर अगर ये बात आज से 25-30 साल पहले सोचो होती तो क्या होता। तो विकास का सबसे बड़ी चीज़ है तकनीक। और जो ये विकसित देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, ये अपना तकनीक देने का बहुत बड़ी शर्तें लगाते हैं, या यूं कह लो विकासशील देशों को अपने शिकंजे में कस लेते हैं। तो इसके लिए प्रस्ताव हुआ कि जो तकनीक मंगाई जा रही है उसकी लागत को, उसकी कीमत को कम किया जाएगा, ताकि विकासशील देश भी कम कीमत पर अच्छी तकनीक का इस्तेमाल कर सके। चौथा इसमें आया, आपने देखा होगा जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं हैं,
WTO चले जाओ, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक चले जाओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष चले जाओ, यहां सब विकसित देश अपना ना कहते हैं एक प्रभुत्व जमाए बैठे, कब्जा जमाए बैठे हैं। विकासशील देशों को उसमें घुसने नहीं देते, उनको उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा, उनको समानता का स्थान नहीं मिल रहा। और यह बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आर्थिक संस्थाओं पर ही, जो बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं, उन्हीं पे विकसित देशों का कब्जा है, तो फायदा किसको मिलेगा? सिर्फ विकसित देशों को। तो अंकटाड ने एक प्रस्ताव पास किया, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं मौजूद हैं, जितनी भी मौजूद हैं पूरे विश्व में, जो केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को संभालती हैं, उनमें अल्पविकसित और विकासशील देशों की भूमिका अधिक होगी, या उनको अधिक भूमिका दी जाए। अधिक भूमिका दी जाए, उनको समानता का दर्जा दिया जाए, उनके रोल को, उनके कार्यों को बढ़ाया जाए, ताकि विकासशील देश भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में समानता के साथ काम करे और अपना विकास कर सके। तो ये है केवल अंकटाड के प्रयास। बाकी मैं आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगा, आप ठीक से उनको नोट कर लीजिए। एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट रह गई है, वो हम बाद में करेंगे इसके बीच में। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो 12th क्लास, कई बार ऐसा बच्चा फंस जाता है क्वेश्चन में कि उसे समझ में नहीं आता वो पूछ क्या रहा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कई बार आपको आ जाता है उत्तर दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के बीच में नियो को लेकर, नियो की स्थापना को लेकर क्या प्रयास हुए, तो उत्तर दक्षिण में क्या संवाद हुए। तो उत्तर या उत्तरी गोलार्ध को अगर आप विकास के आधार पर मानोगे, जब विकास के आधार पर बात कर रहे हैं, तो उत्तर मतलब और उत्तरी गोलार्ध मतलब, अगर इस पृथ्वी को देखो ऐसे गोल में, तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तर मतलब उत्तरी गोलार्ध में गिना जाता है विकसित देशों को, उत्तरी गोलार्ध में गिना जाता है विकसित देशों को। तो जब कभी विकास के आधार पर उत्तर बोला जाए, उत्तरी गोलार्ध बोला जाए, तो उसका मतलब क्या होगा? विकसित देश। उत्तर, उत्तरी गोलार्ध मतलब विकसित देश। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण मतलब विकासशील देश। तो क्लियर है? उत्तर, उत्तरी गोलार्ध मतलब विकसित देश, दक्षिण, दक्षिणी गोलार्ध मतलब विकासशील देश, और विकास के आधार पे उत्तर दक्षिण इस प्रकार बटे हुए। बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, 1-2 नंबर स्टूडेंट कई बार यूं ही दान कर जाते हैं इस चीज को, उनको यही नहीं पता लग पाता उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है। उत्तर दक्षिण दिशा भी है, लेकिन विकास के आधार पर जब कभी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध या उत्तर मतलब विकसित देश, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण मतलब विकासशील देश। ठीक है।